नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम सरोकार में बात करेंगे हाशिए पर खड़े उस आदमी की जिसे कहा जा रहा है कि देश के यानी दुनिया के सबसे अनूठे कार्यक्रम मनरेगा की वजह से बहुत फायदा हुआ है। कहा जा सकता है कि 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है और इस रोजगार मिलने से उनका आत्मबल बढ़ा है, स्वावलंबन बढ़ा है। लेकिन कहां पर पीछे छूट गई है ये योजना, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे और क्या था इस योजना का मकसद, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मनरेगा के 7 साल की उपलब्धियों और कमियों की। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं एनी राजा, जो कि नरेगा के पहले काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, जो कि भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है कृष्णवीर जी। हमारे साथ प्रोफेसर हिमांशु हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं जेएनयू में। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नीलाक्षी मान हैं, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिसर हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनरेगा दुनिया का एक ऐसा कानून, जो कहें कि एक ऐसा अनूठा कानून, जिससे इतनी बड़ी आबादी को रोजगार और वेतन मिलने की गारंटी की गई, जो जितनी बड़ी आबादी के बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया कि उसको इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और वेतन मिल सकेगा, हर हाथ को काम दिया जा सकेगा। मीर शाह जो है, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, वो ये मानते हैं कि दरअसल यू नॉट इन क्यू का सिंड्रोम इसके तहत लागू करने की उन्होंने कोशिश की, यानी सरकार ने कोशिश की। और अगर उपलब्धियों की बात करें तो इसकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि माना यह जाता है कि मिनिमम मजदूरी में जो है वो बढ़ोतरी हुई। उपलब्धियों में यह भी माना जाता है कि महिलाओं की भागीदारी इसकी वजह से, यानी महिलाओं की काम में भागीदारी, वेतन में भागीदारी बढ़ी और साथ ही साथ एससी एसटी का पार्टिसिपेशन भी काम के जरिए बढ़ा। लेकिन इन उपलब्धियों के बाद मीनाक्षी, आप ही से शुरू करेंगे, क्योंकि आप इसकी मॉनिटरिंग सेल में भी हैं, इवैल्यूएशन में भी हैं। आप लोगों ने 7 साल की उपलब्धियां तो बताई, लेकिन जो पीछे छूट गई कमियां हैं उसके बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं? जी बिल्कुल। भारत सरकार ने अभी जो है नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जो बेसिकली जो इसमें चैलेंजेस आ रहे थे, हम मानते हैं 4-5 किस्म के चैलेंजेस थे जो ग्राउंड से रिपोर्ट हो रहे थे। इसमें सबसे पहला चैलेंज हुआ डिलेज इन वेज पेमेंट। नरेगा के तहत आपको 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होना होता है, पर कह रहे थे कि कई राज्यों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो है, इसमें पारदर्शिता जो है उसमें कह रहे थे कोई कमी है और उसकी वजह से हमने उसमें काफ़ी ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू की है। अभी डीबीटी का भी स्टार्ट हो गया है कई ज़िलों में। और इसमें सोशल ऑडिट्स में भी हम कह रहे हैं, हम इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो हालात ये हैं कि 50% ही ये लागू हो पाया है, मुश्किल से 50% लागू हो पाया है। भ्रष्टाचार सबसे बड़े पैमाने पर इसमें देखने को मिल रहा है। और आज की रिपोर्ट तो ये भी कहती है, जो हालिया रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो तो ये भी कहती है कि पार्टिसिपेशन घटा है, चाहे वो एससी एसटी का हो चाहे महिलाओं का हो। वो पार्टिसिपेशन आखिर घट क्यों रहा है? नहीं राजा, बात यह है कि जो आज की अखबारों में ये बात आ गया है कि 40 से ज्यादा प्रतिशत मैंडेट्स कम हो गए, महिलाओं के लिए कम मिल रही है। और एससी एसटी के बारे में भी यही बताया है। बात यह है क्या, ये हर एक साल में हम ये बात, हर वक्त ये बात उठा रहे हैं कि इसका कुछ बेसिक चीजें है इस कानून को लागू कराने के लिए। पहला चीज क्या है, परिवारों का पंजीकरण करना, फिर जॉब कार्ड के लिए जॉब कार्ड दिलाना, फिर उनको 15 दिन के अंदर काम मिलने वाला बात इंश्योर करना, काम मिलेगा तो वेतन 15 दिन के अंदर देने के बाद इंश्योर करना। ये तमाम चीज, ये बेसिक चीज होती है। ये तमाम चीज अभी तक एड्रेस किया नहीं है। बड़े बड़े बात हो रही, इसको क्या डिजिटलाइज करने का, इसका सारी आंकड़े कंप्यूटर में डालने का बातें चल रही, ज्यादा बात उसमें हो रहे। जमीन में जो बात होना था वो बात को अभी तक एड्रेस किया नहीं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी व्यवस्था को, सिस्टम को सुदृढ़ किया जा सकता है तो क्यों नहीं उसकी मदद ली जानी चाहिए? मैं ये नहीं बोल रही कि टेक्नोलॉजी का मदद नहीं लेना है, मगर ज्यादा फोकस किस में देना है ये आपको चुनना है।
या टेक्नोलॉजी को फोकस देना है या जमीन में जो लोगों को काम मिलना है इस पे फोकस करना है। आपकी ग्राम सभा की मीटिंग इस कानून लागू कराने में सबसे पहला बात है, सबसे पहला स्टेप है। उसमें कितनी ग्राम सभा की मीटिंग सही महीने पे हो रही है, ये बेसिक चीज जब तक आप एड्रेस नहीं करेगा तो इतना ऐतिहासिक इस कानून का इस देश के अंदर जिसको इसका फल मिलना चाहिए था उनको कोई फल मिलेगा नहीं। तो क्या इस ऐतिहासिक कानून का हश्र भी आम कानूनों की तरह होता जा रहा है? आप अलग अलग क्षेत्रों में समाज के जाके इसका अध्ययन कर चुके हैं, क्या पाया आपने? देखिए, ये नरेगा का सक्सेस का ही एग्जाम्पल है कि अगर आज के दिन में सरकार डरी हुई है, और सरकार डरी हुई है, इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला तो उसका बजट कम कर दिया गया था, लास्ट बजट में 40,000 से घटा के उसको 33,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। जब सरकार उसका बजट ही कम करेगी तो निश्चित तौर से उसके जो है वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम होगा, SC ST का पार्टिसिपेशन कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हुआ उसमें वो ये था कि सरकार ने मिनिमम वेजेस के इंक्रीज पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है जिस केस में सरकार आर्ग्यू कर रही है कि हम मिनिमम वेजेस को नहीं बढ़ाएंगे, जबकि सरकारें जो है, राज्य सरकारें जो है वो मिनिमम वेजेस को बढ़ाना चाहती हैं। मिनिमम वेजेस को कम करने का एक बहुत बड़ा घाटा क्या हुआ है कि जब 2006 में ये सरकार की स्कीम शुरू हुई थी, ये एक्ट शुरू हुआ था, तब पब्लिक वर्क्स के जो मिनिमम वेजेस थे वो प्राइवेट वर्क्स के मिनिमम वेजेस से ज्यादा थे जी। आज 2011-12 में आके ऐसी हुई है कि प्राइवेट वेजेस ज्यादा हैं, सरकारी मिनिमम वेजेस कम हो गए जी। नीलाक्षी, आप इसका जवाब दीजिए। आप लोग तो कहते हैं कि मिनिमम वेजेस बढ़ा, ये कह रहे हैं कि आज के जमाने के हिसाब से मिनिमम वेजेस कम हो गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं हुई है। SC ST का, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है 2009-10 से लेकर 2011-12 के बीच 25% महिलाओं की मनरेगा जो है वो 2-3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, जहाँ पे डिमांड होगी वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। दूसरा, ये बहुत निर्भर करता है कि देश में कोई ड्राउट है या कोई फ्लड्स है तो उस सिचुएशन में नरेगा में बड़ी डिमांड होती है। 2009-10 में इसमें सबसे बड़ी डिमांड की गई थी, क्योंकि उस समय माना जाता है, एक्चुअली आप इकोनॉमिस्ट हैं ये भी बताएंगे, कि उस समय जो ड्राउट था हमारा वन ऑफ बिगेस्ट ड्राउट था, उस तरफ नरेगा की डिमांड 2009-10 में सबसे बड़ी थी। उसके बाद नरेगा में डिमांड कम हो रही है। दूसरी बात, जो आपने मिनिमम वेजेस की बात कही है, ये जो एग्रीकल्चरल मिनिमम वेजेस है, वैसे ये सब सारे राज्यों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कई राज्यों में प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें 7 राज्यों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उनमें से 4 राज्यों में ये जो है ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, जो 10 रुपए से ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन एग्रीकल्चरल मिनिमम वेज एंड NREG मिनिमम वेज 4 राज्यों में। तो इन राज्यों में सबसे पहले ये है कि एग्रीकल्चरल मिनिमम वेज माना जाता है कि एग्रीकल्चर मिनिमम वेज कोई मिनिमम वेज थी ही नहीं, ये ग्राउंड लेवल पे लागू ही नहीं हो रही थी। इसमें काफी डिबेट था कि मनरेगा एक कार्यक्रम ऐसा है जिसकी वजह से मिनिमम वेज एक्चुअली में लागू हो पाई है। एग्रीकल्चर मिनिमम वेज लोगों को नहीं मिल रही थी। NSSO के सर्वे के मुताबिक जो रिसेंट है उसमें कैजुअल वर्कर्स की जो वेज है NREGA की वेज से कम है। That means NREGA has given such an increase in wages. From 2006, the wages have gone up from ₹65 to 150. जी, एक बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जो जब आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, पहला समिति का मेंबर थे, उस समिति के अंदर इस वेज को लेके जो नेशनल मिनिमम वेज की बात उठाई थी, और जो कानून में बोल रहे हर राज्य में कृषि क्षेत्र में जो न्यूनतम वेतन है वो वेतन देने का, मगर उस काउंसिल ने रिजेक्ट किया था, और विदाउट डिस्कसिंग विथ एनीवन, किसी को भी ना बोल के सरकार ने अपनी आप जो फ्रीज किया था मिनिमम वेज को, उस केस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सिर्फ 4 राज्यों में नहीं, मोर देन 15 स्टेट्स हैव द डिफरेंस जो मिनिमम वेज जी। नहीं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले चलते हैं प्लानिंग कमीशन के मेंबर मिहिर शाह हमारे साथ हैं। मिहिर जी वो शख्स हैं जो इस पूरी योजना की कल्पना और उसे लागू करने में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। मिहिर शाह, आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें आपने कहा कि ये प्रोग्राम यू विदाउट क्यू की तर्ज पर शुरू किया गया था। क्या आपको लगता है कि जो हम यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं कि हर हाथ को काम और काम के अनुसार वेतन देने की ये जो योजना थी, ये कई हदों पर जाकर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम की कल्पना ये है कि ग्रामीण आजीविका का विकास हो, ग्रामीण पर्यावरण में सुधार हो, जल सुरक्षा कायम हो और उसके आधार पे लोगों को काम मिले। और जहां जहां इस कार्यक्रम में अच्छा काम हुआ है वहां यही देखने को मिला है, जो प्रमाण हमारे सामने है। जहां अच्छा काम हुआ है वहां जल सुरक्षा भी हुई है, आजीविका सुरक्षा भी हुई है, और वैसे किसान जो आज मजदूरी पे मजबूर हो गए थे
वे फिर वापस खेती पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि ये बहुत कम हुआ है और जिस हद तक होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसीलिए हमने कई परिवर्तन किए हैं जो हमें पिछले 6 वर्षों में जो काम हुआ, जो उसमें भूलें हुई, जो कमियां रहीं, उनमें सुधार लाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नए सिरे से एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा ग्रामीण भारत को। जी, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में कामयाब होगा? कृषि के क्षेत्र में क्या इससे योगदान मिल पा रहा है? जो मिहिर शाह जी कह रहे थे, कृषि की प्रोडक्टिविटी तो आज भी वहीं के वहीं खड़ी है। जिस तरीके से वाटर मैनेजमेंट में इसकी भागीदारी होनी चाहिए थी मनरेगा प्रोग्राम के तहत, वो तो परिणाम तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। नहीं, कुछ अगर राज्यों में जरूर दिख रहे हैं। चंद जिलों में, पूरे राज्यों में नहीं दिख रहे। अगर आप राजस्थान की बात करें तो कुछ जिलों के अंदर काम हुआ है और काम शुरुआत तो हुई, चलिए ये तो मानने की बात है कि काम दिया गया। और ये जहां तक मजदूरी का सवाल है, ये सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में जो मजदूरी दे रहा है आज किसान, वो पहले से 2 गुनी दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नरेगा में उसको काम मिल रहा है और नरेगा में काम का जो पैसा मिल रहा है भले कम मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसको काम मिल रहा था इसलिए कृषि के क्षेत्र में मजदूरी बढ़ी है। जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश सरकारों का और बजट के घटने का सवाल है, तो इसमें जो फर्जीवाड़ा नरेगा में जो फर्जी मस्ट्रोल में कार्ड चल रहे थे, जब उनकी जांच होगी तभी तो वो रद्द होंगे। और वो बड़े पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में ऐसा नहीं है कि वो एक ही आदमी एक ही स्टेज पर लिप्त है, ये गांव से लेके और प्रदेश सरकारों तक की इसमें तमाम भ्रष्टाचार में भागीदारी है। और इसकी भी वही दुर्गति हो रही है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 51% ब्लैक में जा रहा है, तो इसमें पैसा सीधे सीधे जा रहा है। और नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए इसे दुरुस्त किया जाए, क्या वो कोशिश डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात सरकार कर रही है, पहले जो फर्जी कार्ड हैं उनको तो सरकार को सोशल ऑडिट के माध्यम से रद्द करना पड़ेगा और जब वो रद्द होंगे तभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। सोशल ऑडिट, मॉनिटरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं किस हद तक सफल हो पा रही हैं और कहां पर कमी रह जा रही है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि मनरेगा से आम आदमी का कितना भला हुआ है। हमारे साथ मिहिर शाह जी बने हुए हैं। मिहिर शाह जी, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि ये जो मनरेगा की जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो भी चीजें की जा रही हैं, क्या वो सफल हो पा रही हैं और उसे सफल करने के लिए क्या और किए जाने की जरूरत है? जैसे ये कहा जा रहा है कि जो जॉब कार्ड बने उस जॉब कार्ड का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है, तो क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से इसको जोड़ा जा सकता है या बायोमेट्रिक सिस्टम से इसको जोड़कर दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, बात हो रही थी भ्रष्टाचार की। मैं मानता हूं कि जब इतना व्यापक कार्यक्रम है तो उसमें पैसे का दुरुपयोग भी बहुत व्यापक स्तर पे हुआ है। लेकिन इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ये बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारा पैसा जो जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या नरेगा में अभी तक ये रही है कि श्रमिकों को समय पे अपनी पूरी मेहनताना नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनकी रुचि इस कार्यक्रम में कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही समय पे पैसा मिलेगा, आश्वस्त पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जितनी उपलब्धियां दर्ज कर सका है उससे भी ज्यादा कर पाएगा। लेकिन मिहिर शाह जी, ये क्या वजह है कि हाल के दिनों में जो अभी आंकड़ा आया है ताजा, उसमें 2009-10 के मुकाबले 2011-12 में जो जॉब्स हैं वो घटी हैं लगातार, यानी SC/ST का भी पार्टिसिपेशन घटा है और महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन घटा है। ये सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, मैं जो आपको बता रहा था कि कई कमियां बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। पहली चीज ये है कि ये एक मांग आधारित कार्यक्रम है, डिमांड ड्रिवन। ये पुराना इतिहास है हमारे देश में, जो अंग्रेजों के समय से, कि फैमिन रिलीफ काम खोले जाते थे। जब सरकार की इच्छा हुई तब ये काम खोल दिए गए। नरेगा में इसके विपरीत होना है कि लोग काम की मांग करेंगे और जब वो काम की मांग करते हैं तब उन्हें काम मिलेगा।
अब व्यवस्था ऐसी बन चुकी है हमारे देश में कि लोगों को इस तरह काम करने की आदत नहीं है। जो नौकरशाही है वो अभी भी अपनी मर्जी से काम खोलती है और जो डिमांड है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि डिमांड अगर रिकॉर्ड होती है तो राज्य सरकारों को जो बेरोजगारी भत्ता है वो देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप समय पे काम नहीं दे पाते तो क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, काम का अधिकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो वो पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि जो काम दिया जा रहा है उसे स्वतः माना जा रहा है कि वो मांग के बराबर है। तो अब हमने जो नई इसकी जो कल्पना रखी है उसमें हमने ये एक शर्त रखी है कि हर राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि मांग को रिकॉर्ड किया जाए, और अगर मांग रिकॉर्ड नहीं होती तो स्वतः कंप्यूटर से जनरेट होगा एक बेरोजगारी भत्ता का पूरा जो क्लेम है वो उनके लिए तैयार किया जाएगा। और राजा, आपने जमीन पे काम किया, माफ कीजिएगा मिहिर जी आपके पास आएंगे। नहीं राजा, आपने जमीन पे काम किया है। ये जो मिहिर शाह कह रहे हैं कि काम की डिमांड होगी और इसके बाद वो काम दिया जाएगा, क्या गरीब आदमी काम की डिमांड करने के लिए वाकई आ पाता है? क्या उसकी डिमांड पूरी हो पाती है, और अगर पूरी होती है तो क्या उसको पूरा पैसा मिल पाता है? ये वो सवाल हैं जो पिछले 7 साल से लगातार बने हुए हैं। आप क्या कहेंगे? यही मैं बोल रही, ये सारी बातें जो मिहिर शाह जी बोल रहे, जो सारी बात जो बेसिक चीज है, जो क्या आप जो मिहिर शाह जी ने पहले ही बताया कि जो टिप्पणी दे रहे वो गांव देखा नहीं है, अभी जो वो बात कर रहे हैं वो भी ऐसे लग रही है कि वो गांव देखा नहीं है। गांव के अंदर महिला चाहती है काम मिले, मगर जो महिला काम मांगे तो उनको कितना हरासमेंट होती है, कौन देती है, कौन अनपढ़ महिला जो लिखित में नहीं दे सकते, यदि वो किसी की सहायता से लिखित में ले भी जाए पंचायत भवन के अंदर, फिर उनको कितना हरास करती है और फिर वो रिजेक्ट करती है। और कई जगह पे लड़ाई लड़ना पड़ा है संगठनों को, हमारी संगठनों को, राइट फूड कैंपेन को और अन्य अनेक संगठनों को, कि ये जो हमने लिखित में लेके गया है वो उनको रिसीव कराने में, और कितनी केसेस जो गांव के लोगों के खिलाफ दर्ज किया है इसके लिए, क्योंकि मांग कर रहे थे, वो मांग नहीं सुन रहे और रिसीव नहीं कर रहे। मांग करने वालों की मांग ही नहीं पूरी हो पा रही है। और खबर तो ये भी मैंने देखा कि SC ST महिलाओं की बजाय अब जो है अपर कास्ट के बेरोजगारों की मांग थोड़ी ज्यादा बढ़ी है इस मामले में। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा कि नरेगा का अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है। 25% जो है टोटल रूरल हाउस होल्ड कंट्री में ऑन एन एवरेज हर साल नरेगा में 5 करोड़ आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट आर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम। ये नरेगा का बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। मैं मानती हूँ कि सुधार की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल ये डिमांड हम कोई नहीं बोल रहे। बहुत बड़ा उन्नति देश के अंदर हुआ है, जो पूरी बोल रहे कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हमारी देश के गांव थोड़ा तो इसमें बच कर रहा है। तो ये इस कानून के तहत से ये हो गया, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल रही थी, पैसा टाइम पे नहीं मिले। आर्थिक मंदी से लड़ने में देश को ये कानून मददगार साबित हुआ है हिमांशु? बिल्कुल मददगार साबित हुआ है, और नरेगा के सक्सेस के बारे में यहाँ पे किसी को कोई डिबेट नहीं। नंबर ऑफ डेज वर्क डेज जो है वो बढ़े हैं। 2004-05 से 2009-10 के बीच में आंकड़े लेकर देखें तो पब्लिक वर्क्स में आंकड़े जो 8 गुने बढ़े हैं, तो वो तो हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस पर्पज से इस एक्ट को ले आया गया था, क्या हम उस पर्पज को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा उसमें है जिसके बारे में मिहिर शाह ने बात की कि एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, और आज के दिन में ये सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम बन के रह गया है जी। अगर ये डिमांड बेस्ड होता और अगर ये सच में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि 7 साल बाद हमारे देश में मुश्किल से 7 केस भी नहीं है जहां अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला है। जो 3-4 केस मिले हैं वो 3-4 केस भी काफी स्ट्रगल के बाद से, जेल जाने के बाद से लोग यहाँ पे बल्कि मारे गए हैं। झारखंड में 2 बड़े अच्छे हमारे एक्टिविस्ट जो थे, जो नरेगा पे काम करते थे, उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो डिमांड रजिस्टर करने की बात करते थे। तो जो प्रोसेसेस की बात थी, उन प्रोसेसेस में आज तक इस 7 साल में मुझे लगता है काफी स्लो इंप्रूवमेंट हुआ है। मिहिर शाह जी, ये जो हिमांशु कह रहे हैं कि दरअसल जो जमीन पर देखने को मिला वो ये कि डिमांड के बजाय सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम हो गया ये। नहीं, तो मैं भी यही कह रहा था। देखिए, एनी जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि डिमांड दर्ज करने जब बंदा जाता है तो उसको बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने कई तरह के माध्यम खोले हैं। इसमें निखिल डे भी हमारे साथ थे हमारी समिति में, और हम लोगों ने बैठ के ये सोचा कि गांव में, क्योंकि हम सब गांव में रह के हमने काम किया है, कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम डिमांड दर्ज करने की प्रक्रिया को और सरल बना सकें। तो हमने ये कहा है कि मल्टीपल चैनल्स हम खोलेंगे।
अलग अलग तरह से, और लिखित में देने की कोई मान्य ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो पंचायत के लोग हों, एसएचजी मेंबर्स हों, और फ़ोन के ऊपर हो, अलग अलग राज्यों में अलग स्थितियां हैं, उनके अनुसार हमने कहा है कि राज्यों को मांग स्वीकार करनी होगी, एप्लीकेशन वर्क स्वीकार करने होंगे, डेटेड रिसीट्स देनी होंगी, और उन्हें कंप्यूटर पे चढ़ाया जाएगा, जो हम इंटरनेट की व्यवस्था को सुधार रहे हैं, जिससे कि स्वतः ये दर्ज हो जाएगा कि मांग हुई है, और अगर 15 दिन में काम नहीं दिया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है उसके लिए ऑटोमेटिक जनरेशन होगा उस अमाउंट का। जी, एक सवाल एनी राजा का है कि ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी, और ग्राम सभाओं को जब तक इससे नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक क्या इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से लागू किया जा सकेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो लेबर बजट बनता है, अभी क्या होता था कि 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में प्रस्तुत होता था, यानी कि कार्य योजना जो है अगले वर्ष की, वो इतनी लेट प्रस्तुत होती कि तब तक लोगों के पलायन का निर्णय पूरा हो जाता था। हमने अब ये प्रावधान रखा है कि 15 अगस्त को बिल्कुल एक कंपल्सरीली एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पूरी योजना रखी जाएगी और लोगों को ये बताया जाएगा कि ये काम उन्हें मिलेगा, और उस काम की योजना बनाने में भी ग्राम सभा की पूरी भागीदारी होगी, और उसके लिए जो क्षमता वर्धन की जरूरत है वो ये टीम जो होगी वो उसमें प्रदान करेगी, जिससे कि 15 अगस्त को लोगों को पता चल जाएगा कि हमें किस टाइम पे कौन सा काम इस गांव में रहकर मिलने वाला है, जिससे कि उनको पलायन की आवश्यकता ना पड़े। जी मिहिर शाह जी, ये अभी डेवलपिंग कंट्री है, और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना शुरू कर देंगे तो कितनी आबादी को देंगे? क्यों नहीं हम, जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सवाल है, तमाम वाटर बॉडीज हर गांव के अंदर हैं, कम से कम उसको युद्ध स्तर पर खाली करवाने का काम क्यों नहीं मनरेगा में हम कर देते? सिर्फ कुछ दिखावा करते हैं, कुछ चैनल्स बन रही हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आज जीवन की रेखा बन गई है पानी। कम से कम हर गांव की ये जिम्मेदारी तय करें ग्राम पंचायत की कि अपने अपने गांव के तमाम जो तालाब और वाटर बॉडीज है उनको खाली कराएं। इसमें अभी आपको फिर कई साल का काम मिल जाएगा। तो इसमें सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि गड्ढे खोदे जाएं या गड्ढे खोदने का सवाल नहीं, गड्ढे खोदने का सवाल नहीं, पानी वाटर हार्वेस्टिंग युद्ध स्तर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। देखिए इसी बात को आगे ले जाते हुए अभी जो मेरी समिति बनी थी उसमें हमने तय किया है कि 30 नए काम जो कि पानी के ऊपर केंद्रित होंगे, ग्रामीण आजीविका पे ऊपर केंद्रित होंगे, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए शामिल किया गया है जो आप बात कह रहे हैं कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो और उसमें हम लोग ये मनरेगा का पैसा इस्तेमाल करें। मेरा तो सपना ये है, और जो आप कह रहे हैं कि आज जो किसान इसमें श्रमिक बन के लगा है वो अपनी खेती पे वापस जाएगा, और जो मनरेगा के ऊपर बोझ है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जरूरत कम रहेगी। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जब कृषि सुधरेगी, जब उसके साथ मछली पालन, चाहे डेयरिंग और छोटे रूमिनेंट्स जो होते हैं, बकरी पालन इत्यादि, जिनको हमने अब जोड़ा है इसके साथ, जब वो जागृत होंगे तो मुझे लगता है मनरेगा के ऊपर ये जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी। और यही हमारा विजन है इस कार्यक्रम को आगे ले जाने। जी, बहुत संक्षेप में बोलेगा। मैं बेरोजगार भत्ते के बारे में एक बार और बोलना चाहती हूँ कि ये बेरोजगार भत्ता ऐसा नहीं है घर बैठे बैठ कर आप आवेदन देना है, आवेदन देने के बाद 15 दिन के अंदर यदि आपको काम नहीं मिलेगा तब आप हकदार है कि ये बेरोजगार भत्ता की, तब आप 16 दिन से आप मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि काम के लिए आप तैयार नहीं है फिर आप बैठे बैठे, ये गलत एक सूचना आप देने के लिए, वो ऐसा नहीं है जी। हमारी हक है, जो गांव की जनता की हक है बेरोजगार भत्ता जोड़ता हूं जो आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल हक है। और ये तब है अगर सरकार अपना जो दायित्व है उसको नहीं निभाती, तब बेरोजगार भत्ते की बात आती है। सबसे अच्छी चीज तो यह है कि सरकार काम दे, और ऐसा काम दे जिससे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, तो लोगों की निर्भरता सरकार के ऊपर कम हो। बेरोजगारी भत्ता तब दिया जा रहा है जब आप काम का अधिकार जो इस कानून में आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप अपना प्रॉमिस वायदा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये जनता का अधिकार बनता है। हम ये नहीं चाहते कि सबको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता रहे, लेकिन सरकार अगर अपना काम पूरा नहीं करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसे देना ही होगा, और यही इस कार्यक्रम, इस कानून का मतलब है जी। और इस कानून के तहत एक और उम्मीद रखी जा रही है, और वो है सेकेंड राउंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की। उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में ये मनरेगा की योजना कितनी कारगर हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकिए।
मनरेगा की योजना को लागू करने के पीछे 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला यह था कि किसी तरह से लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड का जनरेशन किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको ठीक किया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण यह था कि इसके जरिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसे मजबूत किया जाए। क्या ये तीनों उद्देश्य इस योजना के जरिए पूरे हो पाए और किस हद तक पूरे हो पाए? देखिए, मैं इसमें एक करेक्शन आपको करना चाहता हूँ। मनरेगा का उद्देश्य ये नहीं था कि रूरल लाइवलीहुड की जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम मनरेगा के थ्रू मतलब उनका सॉल्व किया जाएगा, ये कभी भी उनकी समस्या नहीं थी। ये हमेशा एक जो है वो जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव है, ये पैरासीटामॉल है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपने मनरेगा किया तो बाकी सारी चीजें आप करने बंद कर दें, कृषि में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, आप कृषक समाज को मदद करना बंद कर दें, जो रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है उसको मदद करना बंद कर दें। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है टिल द टाइम योर एम्प्लॉयमेंट पिक्स अप इन द रूरल एरियाज। ये हमेशा परमानेंट पेरेनियल हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है, इट्स नॉट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन दैट सेंस। उस हिसाब से देखा जाए तो नरेगा का जो परफॉर्मेंस बढ़ा है, अगर उसको बढ़ा है तो इसका मतलब ये भी है कि बाकी जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं। नरेगा का सबसे सक्सेस तभी होगा, जो मेरे शाह भी बात कर रहे थे, कि जिस दिन इस देश के गांव में एक भी आदमी नरेगा में नौकरी नहीं मांगेगा, तब आप मान सकते हैं कि आपकी विकास व्यवस्था जो है सही चल रही है। अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी विकास व्यवस्था है वो धीरे धीरे काम कर रही है। दूसरी बात जो आपने कही, जिसके बारे में कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड वाली, वो बात जो है मुझे लगता है कि उस मुद्दे पे जो एक तरीके का एक मूवमेंट शुरू हुआ था नरेगा के शुरू होने के बाद से, उसको सरकार ने खुद अपनी नीतियों से उसको रोकने की पुरजोर कोशिश की है। जितने भी मूवमेंट इस देश में एनआरईजीए पे हुए हैं उनका बुरी तरीके से दमन किया गया है। मध्य प्रदेश की बात है, माधुरी को जेल में डाल दिया गया। आपको झारखंड की बात देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। जो ग्राम सभा को लेकर आप जो बात कर रहे थे कि ग्राम सभा इसका एक इंटीग्रल हिस्सा बनेगी, पंचायती राज सिस्टम उसका हिस्सा बनेगी, उस सिस्टम को लेकर हमारे देश में मुझे कम काम किया गया है। और मुझे लगता है कि ये डीबीटी काइंड ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं ये ग्राम सभा को और भी बाईपास करेंगे। ये कह रहे हैं कि पैसे डायरेक्ट कैश के थ्रू पहुंचाना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि अगर आप ग्राम सभा को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो जो काम मांगने के अधिकार या आम लोगों से जुड़ने का जो इस योजना का मकसद था वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो सिर्फ एक, there's only one measure that is being taken. So डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मेन मकसद है वो डिले इन वेज पेमेंट को एड्रेस करना है। तो ये कहना गलत होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ग्राम सभा की जहां तक स्ट्रेंथनिंग की बात है, डॉक्टर शाह ने काफी हद तक उनके बारे में बोला। जो भारत सरकार की पूरा प्रयत्न रहा है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन पे रहा है। जो एनआरईजीए एक्ट है वो बाय इटसेल्फ गिव सो मच पावर टू द ग्राम सभा कि अगर परफेक्टली इंप्लीमेंटेड तो ग्राम सभा काफी हद तक स्ट्रेंथन हो जानी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से ऐसे काफी, फॉर इंस्टेंस, बेटर कैप्चर ऑफ डिमांड, न्यू वर्क्स दैट आर टू बी टेकन अप, कि जहां पे जो डिमांड कम हो गई है क्योंकि कार्यक्रम उनके ऐसे विलेज लेवल पे नहीं अवेलेबल है, वो न्यू वर्क्स लिए जा सकते हैं। तो ये ऐसे काफी मेजर्स रहे हैं जिनसे हम सोच रहे हैं कि डिमांड जो है, जो हिडन डिमांड है, वो ऊपर आएगी और उसको सेंटर कैप्चर कर पाएगा। मनरेगा को एक नए मुकाम तक ले जाने की जरूरत है और इसके लिए मिहिर शाह बता भी रहे हैं कि 30 नए क्षेत्रों में मनरेगा को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जा सकता था, क्या वो ठीक तरीके से हो पा रहा है? अभी हिमांशु जी ने कहा कि विकास का मॉडल तब माना जाएगा जब मनरेगा में डिमांड बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ये हकीकत है। आपने अभी जो कहा है ये हकीकत ये है कि 100 दिन में जो रोजगार मांगा जाता है वो उसी समय होता है जब एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जब सोइंग होती है। तो ये नहीं, लेकिन 265 दिन ऐसे होते हैं, 265 दिन ऐसे होने चाहिए जो जिस समय पीक पीरियड होता है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का, उस समय इसको लो प्रोफाइल में करना चाहिए और ग्राम सभा तय करती है। लेकिन ग्राम सभा को उस तरीके से जब हम यहां से तय करेंगे एक्ट में कि उस समय जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर गलत नहीं थे इस मामले में, उन्होंने भी ये बात रखी है और मैं जो कह रहा हूं वो यही हकीकत है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के समय हमको इसको पीरियड जो है बदलना चाहिए। और रोजगार 2 तरह से होगा, एग्रीकल्चर में भी रोजगार मिलेगा उनको और बाद में जो फ्री पीरियड होगा 100 डेज का जो है उसको इस तरीके से एक मिनट सवाल है, उस समय अगर हम करेंगे तो ज्यादा होगा। और वाटर मैनेजमेंट में
जब तक इसको नहीं ईमानदारी में अच्छे तरीके से नहीं लाएंगे तब तक इसकी प्रोडक्टिविटी से कोई वो नहीं है, प्रोडक्टिविटी से इसको जोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो पीक पीरियड हो उसमें एनआरईजे सस्पेंड कर दीजिए, मुझे लगता है ये पूरे एनआरईजे के स्पिरिट के ही खिलाफ है। ऐसा कोई भी चीज जो है जिसको आप, मैंने ये कहा लो प्रोफाइल में कर दीजिए, नहीं आप क्या हो सकता है, ये बहुत जरूरी है उससे ज्यादा काम, उसको ज्यादा आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। मैंने ये कहा उसको डबल बेनिफिट, क्योंकि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सेल में भी आपको ये बता सकती हूँ तो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 60 से 70% जो काम हो रहा है वो एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन में हो रहा है। दूसरी बात ये, जब एनआरईजे जो मजदूर हैं उनसे पूछा गया, काफी जो निष्पक्ष मूल्यांकन अभी तक हुए हैं उन सब में पूछा, जब एनआरईजे का काम इनको मजदूरों को दिया जा रहा है, जो ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब जो मजदूर एनआरईजे में आ रहे हैं वो ऐसे मजदूर हैं जिनको और कहीं पे काम नहीं मिल रहा, ना उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ऊपर से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रेंड है डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, जी मीर शाह जी, आप जो डिक्रीजिंग जो डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है वो 2004 से चल रहा है। तो ये एनआरईजे को टोटली एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, थोड़े हिस्से में हो सकता है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन एग्रीकल्चरल लेबर डाइवर्जन इज प्रीसीड्स एनआरईजे। समस्या यह है कि जो निजी खेती करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से इसका फायदा मैं वही बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। नहीं देखिए, ये जो 30 नए काम की मैं बात कर रहा था आपको, वो सब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात है कि उत्पादकता बढ़ाने वाले काम, चाहे वो कृषि के हों, कंपोस्टिंग करना, चाहे वो गोट शेल्टर बनाना, जो हमारे लैंडलेस लोग हैं उनके लिए, अगर उनके छोटे जो बकरे होते हैं उनको रखने के लिए जगह बनाई जाए और वो एक आजीविका स्रोत बने, एनआरएलएम के साथ इसका कन्वर्जेंस हो, फिशरीज जो तालाब की बात की जा रही है उसमें हम मछली पालन का काम करें, और कृषि में जितना हो सके उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम फार्म पॉन्ड बनाएं, फार्म बंडिंग करें, नाला बंड्स बनाएं। ये सारे काम, ये करीब 30 ऐसे काम हैं जो सभी राज्य सरकारों ने हमें सुझाए, जिन्होंने कहा कि हमें इन कामों की अगर अनुमति दी जाती है तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का आधार हम तैयार कर सकते हैं और ये सस्टेनेबल होगा। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की कमी ये थी कि वो अनसस्टेनेबिलिटी का शिकार हुआ, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो होगा ये एक सच में एवरग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता है अगर हम इस कार्यक्रम को सही मायने में लागू करें। मुझे दो बात बोलना है, ये कि ये एग्रीकल्चरल खेती के क्षेत्र और नरेगा के बारे में दोनों लेके बहुत बड़ा चर्चा हो रही है, और इसमें खास कर हमारी कृषि मंत्री भी शामिल हो गए। ये बड़े बड़े किसानों के लिए बातें चर्चा हो रही है। अभी हमें देखना है कि स्मॉल और मीडियम किसानों को उनकी जमीन में ये कानून के माध्यम से काम ठीक तरीके से और कैसे इंटीग्रेट करके ये काम कर सकती है और कितना ये हो पा रही, ये देखने का बहुत जरूरी है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन यदि होना है, सक्सेसफुल होना है, तो जब तक हम स्मॉल और मीडियम किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देगी आपको कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। दूसरी बात है, मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरी बात डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को लेके, नरेगा के अंदर हर वक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मैं काम करे मुझे पैसा मिले, और ये बात सही था कि बीच में बिचौलिया थे, उसको हटाने के कानून के अंदर बात है, वो कानून लागू नहीं करवा रहे थे। अभी कई सरकार ऐसे कर रहे, जनता को, लोगों को गुमराह कर रहे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। क्या ये कानून लाते वक्त पहले था डायरेक्ट पैसा देने के बाद था जो कार्यस्थल पे, मगर फिर ये आ गया कि पोस्ट ऑफिस से या बैंकों से। हमारी देश की स्थिति क्या है, कितनी गांव के अंदर बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, कैसे ये बात हो पाएगी? वो नहीं हो पा रही, इसलिए कई राज्यों में वापस जो पहले था, जो कार्यस्थल पे ही पैसा देने के बाद वो शुरू हो गया था। तो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बोल के ये क्या आप बंद करना चाहती, ऐसा भी चर्चा है, नरेगा को बंद करके कैश ट्रांसफर पक्का देने के बाद भी हो रहे। तो ये हमारे इस कानून की वजह से लाखों करोड़ों परिवार को मदद मिल रही है, आज भी मिल रही है, उसको बंद करने का काम नहीं करना। पुरानी व्यवस्था जो पैसे देने की थी उसमें क्या उसे लागू करते हुए या उसको दुरुस्त करते हुए इसे ठीक नहीं किया जा सकता? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी दिस इज एन अनजस्टिफाइड अटैक ऑन द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। जो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, जब बात शुरू हुई थी कि हम एनआरईजीए की जो अकाउंट्स हैं बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं, ऐसा ही क्रिटिसिज्म आया था। इट वाज अपोज्ड बट द मिनिस्ट्री वेंट अहेड विद इट, और आज की डेट में, पिछले साल में और इस साल में तकरीबन 80% मजदूर
मजदूरी जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से दी जा रही है काफी, और तकरीबन 8.5 करोड़ बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स खुले हैं। टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये काफी भारी अचीवमेंट है एनआरईजीए की। ये नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें अब क्रिटिसिज्म आ रहा था कि डिले इन वेज पेमेंट काफी सिग्निफिकेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट इज ओनली वन मेजर, सिर्फ एक मेजर है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लिया है। बाकी सब डॉक्टर शाह ने इतना बताया, 30 न्यू वर्क्स इंट्रोड्यूस्ड, डिमांड कैप्चर स्ट्रेंथन्ड, आईटी इंट्रोड्यूस्ड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम। ये सब बहुत भारी मेजर्स हैं। डायरेक्ट बेनिफिट का ऑब्जेक्टिव जो है दो है। सबसे पहले बेनिफिट क्या है? बैंक के माध्यम से ही है ना जी, वो बैंक के माध्यम से। जब तक आप बैंक की ब्रांचेस पर्याप्त संख्या में नहीं खोलेगी, ये मेरा काम छोड़ के मैं 3 बार 5 बार नहीं जा सकती है बैंक के अंदर, मेरा पैसा आ गया, मेरा पैसा आके पूछने के लिए। लेकिन एनी राजा, एक और भी समस्या है। जैसे मान लीजिए मेरे नाम पर जॉब कार्ड बना और जाके कोई नीलाक्षी उसका पैसा निकाल ले आए, क्योंकि वहां पे कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं, कोई पहचान नहीं, तो किसी के नाम पर कोई काम कर रहा है और पैसा ले रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए आपकी नजर में क्या होना चाहिए? मैं बोल रही कि बैंक ठीक है, बैंक के माध्यम से ही, और जो काम कर रहे हैं, असली काम कर रहे हैं, उनको ही मिलना चाहिए। मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज भी वही है, बैंक के माध्यम से आपने बोल रहे 70-80% अभी भी ऐसा है। मेरा प्रॉब्लम है, मैं एनआरईजीए का वर्कर हूँ, मुझे मालूम नहीं है, कोई मुझे जानकारी नहीं दे रहे मेरा काम की पैसा बैंक में आ गया है या नहीं आ गया। मैं 3 दिन 5 दिन काम छोड़ के मुझे बैंक में जाना पड़ रहा है। यदि मेरा जो वेतन बैंक के अंदर आ गया, यानी ये हकीकत है, मेरे परिवार में लोग काम कर रहे हैं नरेगा के अंदर, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये कैसे आप एड्रेस करें? जब तक गाँव जो पर्याप्त संख्या में बैंक के ब्रांच नहीं खोलेगा तो कैसे होगा? जी, एनी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहला, जैसे उन्होंने कहा, जब तक बैंक ब्रांचेस नहीं बढ़ेंगी, और पोस्ट ऑफिस, हम तो पोस्ट ऑफिस पे हमें फोकस करना चाहिए और अब हम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस को हमें इंटरनेट एनेबल्ड करना है, उनकी ताकत को बढ़ाना है, क्योंकि अधिकतम हमारे जो अकाउंट्स हैं एनआरईजीए वर्कर्स के, वो पोस्ट ऑफिस में हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ाना। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत जरूरी कही कि सूचना पूरी तरह से पारदर्शी रूप से जब तक श्रमिक तक नहीं पहुंचेगी और उसके अलग अलग माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, तो हमने जो नए अवतार की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यही चीज पे ज्यादा जोर दिया है कि इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन की रीच हमें इंप्रूव करनी होगी हर उस व्यक्ति के लिए जो नरेगा में काम करता है। जब वो चीजें होंगी तभी ये सुधार आएगा। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं है। जैसा एनी ने कहा, जो चल रहा था उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ज्यादा सुचारू बनाएं, ज्यादा समय पे लोगों को पैसा मिले और उसकी सूचना उन्हें पूरी मिल पाए। और ये जो दूसरा तरीका है कि अगर लोगों को मोबाइल फोन के द्वारा या वहीं पे उनके द्वार पे ये पैसा मिल सके तो वो और भी अच्छा होगा। उसके लिए अभी हमें और काम करना है, लेकिन मुझे लगता है वो दिशा सही है, क्योंकि जैसा एनी ने कहा, 20-20, 30-30 किलोमीटर जाना लोगों को बैंक अकाउंट तक, वो आसान नहीं है, संभव भी नहीं है, और उसे भी हमें सरल बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं और मुझे लगता है अगले 1 वर्ष में आप देखेंगे कि इसमें बहुत वक्त हुआ है। बहुत संक्षेप में एनी राजा का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का वो एक्सप्लेन कर दिया है कि अभी तक जो डिलेज है बैंक ब्रांचेस को, हम बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर ही हमने एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे एम्फसाइज करने की कोशिश की है। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑब्जेक्टिव ये है, मनी एट योर डोर स्टेप। सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आप गाइडलाइंस देखें और उनके अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है वो देखें, हम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और एक्चुअली पूरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ने ये अलाउ कर दिया है कि कोई भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है। ये जो मोनोपोली अब करंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की है वेज डिस्पर्समेंट में, वो एक प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खत्म कर देता है। तो जिस क्रिटिसिज्म की आप बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एड्रेसेस दैट डायरेक्टली। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का अभी तक मॉडल ठीक नहीं चला है और उसे सुधारने की बहुत जरूरत है। जो जिस तरह से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट चल रहा था उसमें बहुत गड़बड़ियां भी हुई हैं। मुझे लगता है वहां के लोग, स्थानीय लोग अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनते हैं, एसएचजी के सदस्य बनते हैं, तो ही ये काम हो पाएगा।
एक CESF की रिपोर्ट कहती है, जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार सरकार ने मनरेगा पर 8,189 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसका 73% यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और सर्वे के मुताबिक औसत रूप से 4 से 5 दिन का काम ही लोगों को मिल पाया बिहार में। एक तो ये तस्वीर है जो ये सर्वे कहती है, दूसरी तस्वीर पंजाब के किसानों की है। पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि भाई बिहार से तो मजदूर ही नहीं आ रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? देखिए, बिहार में अभी मनरेगा का जो परफॉर्मेंस था पिछले 5 साल में वो काफ़ी बुरी स्थिति में था, कुछ भी नहीं हो रहा था, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी। अभी पिछले 1-2 साल में बिहार में भी जो है इम्प्रूवमेंट अप हुआ है, और वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि लोकल लेवल पे लोग इसको जो है एक टूल ऑफ एम्पावरमेंट इसको जो है इसको लेकर फाइट करना शुरू कर दिए, इसलिए ऐसा हुआ है। एक चीज जो बातचीत में नहीं उभरी वो ये थी कि पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, जहां फंड फ्लो की बात आती है, आपके जो हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, पर यही झारखंड का जो एग्जांपल है, झारखंड जो 1 साल से चल रहा है करीब जहां जो एक वर्कर, ये तो मजदूर है, ये जो मिट्टी का काम करते हैं, उनके फिंगरप्रिंट जो है आधार आपका रिकॉग्नाइज नहीं करता है। स्टाफ आप ऑफिशियल आपका बोलता है कि आप जाके बोरोलिन खरीद कर लगाइए, अपने हाथ में 4 दिन तक फेयर एंड लवली लगाइए, फिर आइए तब आपका फिंगरप्रिंट ठीक होगा, तब आप करेंगे। अगर इस तरीके की चीजें होंगी, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसमें क्या सुधार की जरूरत है, उसको हम डायरेक्टली कैसे जो है वो लोगों के हाथ में उसका एक्सेस दें। RTI की भी बात होती है, हम यहाँ पे ये डिमांड बेस्ड सिस्टम है, मजदूर को जाके पता करना पड़ता है कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना पैसा आया है। ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर क्यों नहीं हो सकता है, जहां पे कि सरकारें बताएं कि हमारा बजट इतना है, आप काम कर सकते हैं, आप काम के लिए आएंगे तो आपको काम मिलेगा। ये सारी चीजों को अगर सुधारेंगे नहीं तो ये सप्लाई प्रॉब्लम हो जाएगा। जवाब मीर शाह से ले लेते हैं, फिर इसके बाद जनता से सवाल करेंगे। जी मीर शाह। नहीं, हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि यही फोकस था हमारी रिपोर्ट का कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए। और अब मैं एक प्रपोजल पे काम कर रहा हूं जहां पे ये जो समस्या आती है कि सेंटर से स्टेट तक पैसा जाने में बहुत विलंब होता है, ये एक और कारण है कि ये इन कार्यक्रमों में विलंब जो देखते हैं हम लोग। और दूसरा ये है कि बहुत सारा पैसा फ्लोट के रूप में कई खातों में पड़ा हुआ है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे ओपनिंग बैलेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं इस कार्यक्रम में, तो ये जो इनएफिशिएंसीज हैं फंड फ्लो के अंदर, इसे हमें सुधारना होगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग अब अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो पैसा एकदम गति से सिस्टम में फ्लो करेगा, और दूसरा पारदर्शी रूप से कोई भी नागरिक देश का ये देख पाएगा कि किसी भी कार्यक्रम का पैसा कहाँ पे अटका हुआ है। ये जानकारी जब लोगों के पास होगी तो एक स्वतः एक चेक बनेगा इस तरह की डिले के ऊपर, इस तरह के करप्शन के ऊपर, जो कि इस कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रमों में भी काफी उसका प्रमाण मिलता है। जी, अब जनता के सवाल ले लेते हैं। हाँ, अब पूछे। मेरा प्रश्न ये है कि हम मनरेगा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से 7 सालों में भी मनरेगा सिर्फ 50% ही हो पाया है? मतलब होना चाहिए थे बहुत ज्यादा, क्यों नहीं हो पाया? इसका मतलब इसका जो कारण है वो हम सरकार को मानेंगे या फिर उससे जुड़ी संस्थाओं जो भी हैं? जी नीलाक्षी। देखिए, ऐसा बिल्कुल आपकी बात के साथ सहमत हूँ। नरेगा का भी ट्रू पोटेंशियल हम पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। 7 साल ऐसा नहीं है, आई थिंक हिमांशु ने इस पॉइंट को बोला था, नरेगा जो है पूरे रूरल डेवलपमेंट का सोल्यूशन नहीं है। नरेगा सिर्फ एक कार्यक्रम है जो एक सोशल सेफ्टी नेट है, उसमें बहुत भारी पोटेंशियल है। अब राज्य सरकारों पर काफ़ी हद तक ये निर्भर है। भारत सरकार अपनी तरफ से काफ़ी जो मेजर्स आपने सुने आज ले रही है, पर राज्य सरकारों की तरफ से भी इसकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। पर इसका अवेयरनेस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ये बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट इज अवेयरनेस। इनफैक्ट इसकी वजह से ये पूरी तरह से डिमांड जो है, एक्चुअली डिमांड प्रोग्राम नहीं है, सप्लाई प्रोग्राम है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसमें इंप्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं। 7 सालों में 1.5 लाख करोड़ के करीब पैसा खर्च किया जा चुका है, और 1.5 लाख करोड़ पैसा खर्च हुआ, लेकिन जो फायदा पहुंचा वो 50% लोगों तक ही पहुंच पाया है। जो 50% रह गए उनका पैसा कहाँ गया, और उस पैसे को क्यों आखिर टैक्स पेयर बार बार वहन करता रहे? मीर शाह। नहीं, देखिए, ये 50% ये कहाँ से आप ला रहे हैं आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि जितना लाभ पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। उसके 2 मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हमने इसे डिमांड ड्रिवन नहीं बनाया, हमने डिमांड दर्ज करने की प्रक्रियाओं को सरल नहीं किया, और राज्य सरकारों ने डिमांड को दर्ज ही नहीं किया। तो ये माना गया कि जितना काम दिया गया उतना ही काम मांगा गया था। तो ये सबसे पहली कमजोरी थी। दूसरी तरफ ये कमजोरी थी कि जहां अगर हम मांग दर्ज भी कर लेते हैं तो वहां काम देने की क्षमता
हमने ग्राम पंचायत को मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है, लेकिन उसकी क्षमताओं को बढ़ाने पे जितना ध्यान देना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब हमने कई कदम उठाए हैं जिससे कि लोग भागीदारी से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलके ये कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, वही काम लिए जाएंगे जो गांव के लिए उपयुक्त हैं, जो गांव की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, और उनके कार्यान्वयन में भी स्थानीय लोग जुड़ेंगे, तब स्वतः करप्शन के ऊपर भी एक चेक बन पाएगा। अगला सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम राघवेंद्र है, मैं सिखरानी राजस्थान से हूँ। अभी मेरी मम्मी सरपंच है गांव में। आपने कहा था नीलेशा जी की एक पेमेंट 15 डेज का है, पेमेंट 3-3 महीने तक नहीं आता है, तो 3 महीने में क्या इंसान भूखा बैठा रहे? ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, आपने कहा था ट्रांसपेरेंसी कम है। ट्रांसपेरेंसी कम नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और आपने कहा था कि पेमेंट मिलता है, वो क्या कहते हैं, वो उन लोगों को दिया जा रहा है रोजगार, जो रोजगार की उनको कमी है, कहीं नहीं मिलता है। वो लोग आ रहे हैं नरेगा में जो काम करना ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट ने कोई पक्का काम दिया नहीं है, सारा कच्चा। क्या खड्डे खोदने से हमें डेवलपमेंट हो जाएगा? जी, मिहिर शाह, आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, आपने कई सारी बातें कही, मैं उनका जवाब देता हूं। देखिए, पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पेमेंट में डिले हुआ है, किसी भी श्रमिक का इस कार्यक्रम में रुचि खो बैठना स्वाभाविक होगा, और वही हुआ है। लोग पलायन अभी भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समय से काम नहीं मिलता, और जो काम भी लिया जाता है वो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त काम हो, ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। खड्डे खोदने, कच्चे काम, ये देखिए कच्चे काम की जो मानसिकता है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको सुधारना चाहता हूं। कच्चा काम हम किसे कह रहे हैं? जो मिट्टी का काम है। आप जानते हैं हमारे देश में तालाबों की इतनी प्रखंड परंपरा है जिसमें बहुत बड़ी जल सुरक्षा का काम इन तालाबों ने किया है। ये सारे तालाब मिट्टी से बने थे, जिसे आप बहुत एक तरह से शब्दों में कह रहे हैं कच्चा काम। तो कच्चा पक्का इस तरह से सीमेंट लगाने से पक्का हो गया और मिट्टी की वजह से कच्चा हुआ, ऐसा नहीं है। 20 साल तक मैंने जो काम किया है वो जल सुरक्षा पे है। आज तक एक भी बांध हमारा बनाया हुआ नहीं टूटा, और वो लोगों को जल सुरक्षा दे रहा है। जी, अगला सवाल पूछिए। मेरा नाम सचिन तोमर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो वेतन मिलता है नरेगा में, क्या ये वेतन सफिशिएंट है? एक आम आदमी जो गरीब लोग हैं उनका पेट भरने के लिए, उनका घर का पेट भरने के लिए, उनकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए, और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्या ये वेतन इतना सफिशिएंट है? आप जवाब देना चाहें? नो, इसलिए हमने पहले ही जब एक कानून की प्रारूप बना रहे थे, उस वक्त जो पूरी चर्चा हो रही थी, हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कम से कम न्यूनतम वेतन जो हर राज्य में कृषि क्षेत्र के अंदर जो है वो सबको मिले, और वो बराबर, पुरुष और महिला को दोनों को बराबरी मिले। पहली बार इस देश के अंदर महिला को बराबरी का वेतन मिला, ये नरेगा के अंदर मिला। इन्फ्लेशन के अनुसार ये नरेगा वर्कर का वेतन भी सुनिश्चित उसके अनुसार करना चाहिए, ये भी हमने इसलिए बताया है। ये बात हम उठाते हैं। हम ये समझती हूँ कि आज के जमाने में जो न्यूनतम वेतन से कोई परिवार पूरा पेट भर के खाना नहीं खा सकती, तो महंगाई के हिसाब से इस न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगला सवाल पूछिए। मैम, नरेगा में एक प्रोविजन है कि 1/3 बेनिफिशियरी जो है वो मतलब महिलाएं होने चाहिए, तो उसके लिए मॉनिटरिंग सेल क्या जागरूकता के मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू कर रही है? सबसे पहले हर साल में ये 33% से, जो आप 1/3 बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही रहा है। तकरीबन ऑन एन एवरेज आप 47% है, बट ऑन एन एवरेज वी कैन से 47 से 50% में महिलाओं का भागीदारी रही है। महिलाओं की भागीदारी नरेगा में किसी और सामाजिक कार्य से ज़्यादा रही है। तो नरेगा एक ऐसा, जैसे एनी राजा जी ने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि महिलाओं और पुरुष मजदूरों को एक समान मजदूरी मिल रही है, उससे अपने आप जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और जहाँ तक 1-2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जिन्होंने महिलाओं की जो है पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कम रही है, उसके लिए सेंटर ने काफ़ी अभी जो है ऐसी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, राज्य सरकारों से बातचीत की है कि जो महिलाएं मेट हैं, वर्क साइट सुपरवाइजर्स, उनको इनकरेज करना चाहिए। जो डिमांड है महिलाओं की, वो महिलाओं को एकजुट होकर इकट्ठे डिमांड करनी चाहिए। इस प्रकार से जो है सेंटर ने काफ़ी ऐसे मेजर्स अभी तक लिए हैं। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि वो अभी तक कहीं नहीं किया है। वो बातें, महिलाओं की भागीदारी नरेगा के अंदर बढ़ाने के लिए कानून के अंदर प्रावधान है कि कार्यस्थल पे जो बच्चों को 5 साल के अंदर वाले बच्चों को देखने के लिए जो क्रेच होना चाहिए, इस राज्य के अंदर इस मंत्रालय के अंदर आज तक वो ऐसा कोई आंकड़े नहीं है कितना क्रचस ऐसा किया है और कितनी महिला को उसके माध्यम से वो उसकी वेतन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से देना है, उसका कोई सेग्रीगेटेड आंकड़ा अभी तक नहीं है, क्योंकि
वो लागू कराने में, वो प्रावधान सुनिश्चित करने में कोई आज तक इतना रुचि दिखाया ही नहीं है। जी, अगला सवाल पूछिए। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद कुमार जना फ्रॉम ओडिशा। आई वुड लाइक टू आस्क, NREGA being a program for social development, that means for rural development, but the job cards are not provided the proper personnels. Why the correspondence is found in that state also? In addition to this, I would like to ask why they are not getting the jobs more than 30 days in a year, how they would maintain their livelihood, who are living in villages. जी, एक तो ये है कि जॉब कार्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरा ये है कि उनको 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। 100 दिन के वादे में 30 दिन का ही रोजगार मिल पा रहा है। सबसे पहले ये जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं 100 दिन के नहीं मिल पा रहा है, वो हम काफ़ी हद तक उसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें है डिमांड कैप्चर, और सबसे पहले कि जो है वर्क लेवल पे जो काम शायद पूरी तरह से नहीं, हम डिमांड ज़्यादा नहीं है और कामों की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। नहीं, नीलाक्षी, इसमें एक सवाल और है। जैसे मान लीजिए कि आपने हक तो दे दिया कि 100 दिन का काम मिलना चाहिए, लेकिन जो 100 दिन का काम जिन लोगों को देने की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो आम आदमी किससे जाके शिकायत करे और कहां लड़े और उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? तो इसके लिए हमारे पास एक्चुअली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी परफेक्ट है, काफ़ी हद तक इनमें सुधार की ज़रूरत है। जो आप जाके जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आप प्रोग्राम ऑफिसर पे जाके अपनी ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर विल टेक केयर ऑफ एक्चुअली जो पूरा उनका प्रोसीजर है, उन पे देयर इज अ टाइम पीरियड इन व्हिच ही इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कागज पे तो सब कुछ है हमारे पास, एक्ट भी है, रूल्स भी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है। बात तो ये है कि आंकड़े कितने हैं आपके पास, कितने केसेस हैं जहां पे लोगों ने आपके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगे हैं, कितने आपने दिए हैं, कितने केसेस आपके पास आए हैं। अगर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना देते हैं कागज पे, जिसपे एक भी आदमी शिकायत नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में एक भी शिकायत नहीं है, आप उसको दर्ज ही नहीं। ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां बहुत अच्छा चल रहा है। जी, अगला सवाल। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम अरुणेश फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन। मेरा मैम से सवाल था कि काफ़ी ऐसे केसेस हुए, एक ऐसा भी हुआ है कि एक व्यक्ति है जो जिसकी मृत्यु 18 वर्ष पहले हो चुकी है और उसके नाम पर उसके भाई ने अपना कार्ड बनवाया है और वो काम कर रहा है, और कई स्टेट्स में हजारों करोड़ों का स्कैम हो रखा है। तो क्या जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग पकड़े जाएंगे आने वाले दिनों में? इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, ना सिर्फ मनरेगा में और काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हो रहा है। तो लेकिन यहाँ से सिर्फ ये किया जा सकता है जो आप कर रहे हैं कि सबसे पहले पारदर्शिता जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। सोशल ऑडिट्स, जैसे मैंने आपको बोला, और मेरा मानना ये है कि जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शायद आनी राजा इनके साथ सहमत नहीं है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है उससे काफ़ी हद तक ये फर्जीवाड़ी घटी है पिछले, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये एक रीज़न है जिससे हम जो डिक्रीज इन डिमांड हम है ये नोट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग और जो पारदर्शिता आई है मनरेगा में उसके काफ़ी हद तक उससे हुआ है। एक बात बताइए, अगर इसको हम ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी से जब तक नहीं जोड़ेंगे, इसका आउटपुट क्या है? जब तक हम सिर्फ मछली हाथ में दे रहे हैं, उसको पकड़ना कब सिखाएंगे मनरेगा प्रोग्राम के माध्यम से? आप भी सवाल कर लीजिए फिर। और एक बात और है, एनी जी कह रही थी, मैं पूछता हूं, सारा सीलिंग तो सिर्फ किसानों पे लगी हर स्टेट की, तो बड़े किसानों को क्या करना? बड़े किसान तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, ये जरूरत जो है छोटे किसानों को लेबर की है जिसकी जो 2 एकड़ से कम है। जी, 100 दिन कोई परिवार का, हम बोल रहे कि पूरी साल में हर दिन जिस दिन में काम करना चाहिए उस दिन उनको काम मिलना है। हर एक परिवार का नहीं, हर एक व्यक्ति को जॉब कार्ड का और 100 दिन का काम का जरूरत है। वो ऐसा जब तक कानून नहीं बनेगा, फिर भाई का भी कार्ड हो, मैं उसमें जाके काम करूंगी क्योंकि मुझे मेरे नाम पे जॉब कार्ड नहीं दे रहे, मुझे काम का जरूरत है, पैसा का जरूरत है, तो मैं जाऊंगी। तो इसलिए ये हम अभी भी मांग रहे हैं कि सिर्फ बढ़ाना है दिन और हर एक व्यक्ति को जी, तो काम बढ़ाना है, जॉब कार्ड में फर्जीवाड़े को घटाना है, भ्रष्टाचार को कम करना है और हर किसी को पूरा मौका काम का मिलना है। ये सारी चीजें कैसे दुरुस्त हो पाएंगी? मिहिर शाह जी, आखिरी कमेंट आपका। नहीं, देखिए, जो मैंने पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि एक तो हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, डिमांड काम की एप्लीकेशन ऑफ वर्क करने के लिए जो माध्यम है उन्हें बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये है कि ग्राम पंचायतों की क्षमताओं में सुधार ला रहे हैं। एक प्रोफेशनल्स की टीम उन्हें हम दे रहे हैं जिससे कि ग्राम पंचायत ये काम सुचारू रूप से कर सकें। तभी हम उतना काम दे पाएंगे जिसकी हम मांग अब दर्ज करने वाले हैं। जब तक उनमें ये क्षमता नहीं होगी तब तक ये समस्याएं रहेंगी। साथ साथ ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है उसमें हमारा प्रयास ये है कि बिचौलियों को हटाया जाए और लोगों को अपना पैसा अपने हाथ में
अपनी जगह पे मिल सके, ये कोशिश है। इसमें समय लगेगा, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, इसमें बैंकों के ब्रांचेस के बढ़ाने की ज़रूरत है और पोस्ट ऑफिस की क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। आधार नंबर्स सभी को मिले तभी ये हो पाएगा। जब तक नहीं होता हमें इसी व्यवस्था को सुधारते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है जो कदम हम अपने इस साल में लिए हैं उससे अगले वर्षों में आपको काफी सुधार नजर आएंगे। जी, तो दुनिया का ये अनूठा कार्यक्रम है और इस अनूठे कार्यक्रम को जितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है उसकी कुछ खामियां देखने को मिल रही हैं, सिस्टम में कुछ कमजोरियां हैं, उसका असर इस योजना पर भी पड़ा है। लेकिन उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की जागरूकता और सक्रियता से इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में और ज्यादा सफल बनाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेहर शाह आपका, नीलाक्षी, हिमांशु, एनी राजा और कृष्णवीर जी, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद।